बी एंड बी एस सी पार्ट टेस्ट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अपन ने दो प्रकार की परिकल्पनाओं का अध्ययन किया था। दो प्रकार की परिकल्पनाएं कौन सी थी? एक तारक परिकल्पना और द्वितारक परिकल्पना। एक तारक परिकल्पना की बात करें तो इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो एक ही तारे के संयोग से हुई है। और दूसरी अपन बात करें द्वितारक परिकल्पना, तो इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो दो तारों के संयोग से हुई है। तो अपने दो परिकल्पना है, एक तारक जिसका अध्ययन अपन ने पिछले वीडियो में कर लिया। आज अपन बात करेंगे द्वितारक परिकल्पना। द्वितारक परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति एक नहीं दो तारों के संयोग से हुई है। द्वितारक परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों के संयोग से हुई है। और इसमें सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं जेम्स की ज्वालीय परिकल्पना। जेम्स की ज्वालीय परिकल्पना अर्थात इस परिकल्पना की अपन बात करें तो इसमें ज्वार उत्पन्न होता है और उसी ज्वार उत्पन्न होने के कारण से संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण होता है। उस ब्रह्मांड में अपन सूर्य को भी लेते हैं, ग्रहों को भी लेते हैं, उपग्रहों को भी लेते हैं, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और तारों को सम्मिलित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं में ये वाली जो परिकल्पना है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध करवाती है। सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य क्यों उपलब्ध करवाती है? क्योंकि इस परिकल्पना की बात करें तो ये वाली जो परिकल्पना है वो ग्रह, उपग्रह, इन दोनों की निर्माण प्रक्रिया और इनकी संख्या, इन दोनों के साक्ष्य उपलब्ध करवाती है। अब अपन बात करें जेम्स की ज्वालीय परिकल्पना, तो इस परिकल्पना के अनुसार प्रारंभ से ब्रह्मांड में दो तारे थे। जेम्स की ज्वालीय परिकल्पना के अनुसार प्रारंभ से ही ब्रह्मांड में दो तारे थे। एक तारा सूर्य था जो कि आकार में बड़ा था और अपनी जगह पर क्या था? स्थिर था। और दूसरा इसका साथी तारा था जो कि आकार में क्या था? छोटा था। जेम्स की ज्वालीय परिकल्पना के अनुसार प्रारंभ से ही ब्रह्मांड में दो तारे थे। एक सूर्य था, दूसरा इसका साथी तारा था। सूर्य जो कि आकार में छोटा था और साथी तारा आकार में क्या था? बड़ा था। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था और साथी तारा एक निश्चित कक्षा के सहारे सूर्य के पास में आ रहा था।
जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार प्रारंभ से ब्रह्मांड में दो तारे थे, एक सूर्य और दूसरा उसका साथी तारा। सूर्य जो कि आकार में छोटा था और साथी तारा आकार में बड़ा था। ये वाला जो साथी तारा था वो एक निश्चित कक्षा के सहारे सूर्य के पास में आ रहा था। जैसे जैसे ये पास में आता गया, इस सूर्य में से ज्वारीय बल उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया। अर्थात अपन बात करें यानी जैसे जैसे साथी तारा सूर्य के पास में आता गया, ये इसको अपनी ओर खींचने लगा। और कौन सा बल कार्य किया? ज्वारीय या गुरुत्वाकर्षण बल ने कार्य किया। और इसके कारण से सूर्य में से थोड़ा सा पदार्थ बाहर निकलना प्रारंभ हो गया। लेकिन जैसे ये साथी तारा इसके बराबर में आ गया, ज्वारीय बल ने अधिक कार्य किया। और जब ज्वारीय बल ने अधिक कार्य किया तो इसमें से और ज्यादा पदार्थ बाहर आने लगा। और जैसे ये दूर चला गया, वापस ज्वारीय बल कम हो गया और इसमें से फिर थोड़ा सा पदार्थ निकला। अब अपन बात करें कैसा पदार्थ बाहर निकलेगा। सूर्य आकार में छोटा था और साथी तारा आकार में बड़ा था। और लास्ट में ये साथी तारा यहां चला। जब ये यहां पर था तो थोड़ा सा पदार्थ बाहर निकला, अर्थात इतना पदार्थ बाहर निकला। जब ये यहां पर आ गया तो पदार्थ की मात्रा बढ़ गई। और जब पुनः दूर चला गया, यहां आ गया, तो पदार्थ की मात्रा वापस क्या हुई? कम हो गई। एक सिगार के समान आकृति बाहर निकली और सिगार के समान इस आकृति को क्या नाम दिया गया? फिलामेंट नाम दिया गया। ये वाला फिलामेंट वापस न तो सूर्य में जा पाया और न ही साथी तारे के साथ जा पाया। और इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस फिलामेंट में गांठें पड़ती गई और वही गांठें पड़ने के कारण से किसका निर्माण हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। दोबारा से बता देता हूं। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार प्रारंभ से ब्रह्मांड में दो तारे थे, एक सूर्य था, दूसरा उसका साथी तारा। सूर्य आकार में छोटा था, साथी तारा आकार में क्या था? बड़ा था। जैसे ये साथी तारा सूर्य के पास आने लगा, अपने बड़े आकार के कारण से ये सूर्य को अपनी ओर खींचने लगा। और जब ये सूर्य को अपनी ओर खींचने लगा तो ज्वारीय बल उत्पन्न हो गया और उसमें से थोड़ा सा पदार्थ बाहर निकलना प्रारंभ हो गया। लेकिन जैसे जैसे साथी तारा पास आता गया, पदार्थ की मात्रा बढ़ती गई। और जैसे ये साथी तारा दूर चला गया, पदार्थ की मात्रा वापस कम हो गई, क्योंकि ज्वारीय बल भी क्या हो गया? कम हो गया। एक सिगार के समान आकृति बाहर निकली इस प्रकार से। और इस सिगार के समान आकृति को इन्होंने क्या नाम दिया? फिलामेंट नाम दिया। एक सिगार के समान आकृति बाहर निकली और इस सिगार के समान आकृति को क्या नाम दिया गया? फिलामेंट नाम दिया। समय बीतने के साथ में इस फिलामेंट में गांठें पड़ती गई और गांठें पड़ने के कारण से ग्रहों का निर्माण हुआ। इससे दो चीज स्पष्ट हो रही है। सबसे पहली बात आती है ग्रहों का क्रम
व संख्या, क्रम व आकार, सॉरी। और दूसरी बात आती है उपग्रहों की संख्या। ये वाली आकृति कहां निकली थी? नाम दिया गया था फिलामेंट। इस फिलामेंट में जब गांठें पड़ी तो किसका निर्माण हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। और ग्रह जैसे अपने 9 हैं, लेकिन वैसे 8 माने जाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, हरि। ये वाला जैसे अपने सूर्य आ गया। अब अपन बात करें, ये अपना हो गया बुध, ये हो गया शुक्र, ये पृथ्वी, ये वाला मंगल, ये बृहस्पति, ये वाला शनि, ये अरुण, वरुण, अब इससे अपने को दो चीज स्पष्ट हो रही है। सबसे पहले तो बात तो आ रही है ग्रहों का क्रम व आकार। सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? बुध। आकार में सबसे छोटा भी कौन सा है? बुध। आकार में दूसरा छोटा कौन सा था? यम था, जो कि सूर्य के सबसे दूर है। तो इन छोटे ग्रहों का निर्माण किनारे वाले भाग से हुआ, एक पास में है और एक कहां हो गया? दूर हो गया। ऐसे ही आकार बढ़ता गया और बृहस्पति और शनि ये दोनों आकार में सबसे बड़े हैं, जिनका निर्माण कहां से हुआ? फिलामेंट के मध्य भाग से हुआ। तो सबसे पहले अपनी बात स्पष्ट हो गई, ग्रहों का क्रम भी स्पष्ट हो गया और किसके अनुसार स्पष्ट हो गया? इनके आकार के अनुसार स्पष्ट हो गया। दूसरी बात आती है उपग्रहों की संख्या। जो किनारे वाले थे, बुध हुआ, शुक्र, इनके उपग्रह नहीं बने, इधर भी नहीं। और जैसे जैसे बढ़ते गए आगे, पृथ्वी के 1 हो गया, मंगल के 2 हो गया, इधर बृहस्पति शनि के सबसे ज्यादा हो गए, फिर वापस कम हो गए। दूसरी चीज क्या स्पष्ट हो गई? उपग्रहों की संख्या स्पष्ट हो गई। तो इस परिकल्पना को सर्वाधिक मान्य माना जाता है, क्योंकि ये वाली परिकल्पना ग्रहों के क्रम और आकार को भी स्पष्ट करती है, उपग्रहों की संख्या को भी स्पष्ट करती है। अब अपन इसके अपवाद की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी सिद्धांत होता है या किसी भी प्रकार की परिकल्पना होती है तो उस परिकल्पना का अपवाद जरूर होता है। और इस परिकल्पना की बात करें तो इसका अपवाद एक ही है, वह साथी तारा जिसने सूर्य में से पदार्थों को अपनी ओर खींच लिया, जो आकार में सबसे बड़ा था, उसका आज तक कुछ ही पता नहीं चला वो साथी तारा कहां गया। तो इसका एक अपवाद है, भाई साथी तारा गया तो कहां गया, जिसका ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में आज तक कुछ ही पता नहीं चला। अब इसके बाद में अपन अगली बात करते हैं, चेम्बरलेन की ग्रहण परिकल्पना। ये वाली जो परिकल्पना है
ये भी द्वितारक परिकल्पना है। और इस परिकल्पना के अनुसार भी प्रारंभ से ही ब्रह्मांड में 2 तारे थे। एक तारा सूर्य था और दूसरा इसका साथी तारा था। इस परिकल्पना के अनुसार प्रारंभ से ब्रह्मांड में 2 तारे थे, एक सूर्य और दूसरा इसका साथी तारा। सूर्य जो कि आकार में छोटा था और साथी तारा आकार में क्या था, बड़ा था। ये वाला चक्राकार था और ठोस कणों से निर्मित था। धीरे धीरे ये वाला साथी तारा सूर्य के पास आता गया और जैसे ये साथी तारा सूर्य के पास आता गया, इसने इसे सूर्य के अपनी ओर खींचने लगा और जब ये सूर्य को अपनी ओर खींचने लगा, वही ज्वारीय या गुरुत्वाकर्षण बल लगा, तो इस सूर्य में से असंख्य पदार्थ बाहर निकले और जो ये ठोस पदार्थ बाहर निकले, इनको ग्रहण नाम दिया। जब ये वाले ठोस पदार्थ बाहर निकले तो इसमें से अनेक गैसें भी निकली। हाइड्रोजन भी निकली, नाइट्रोजन भी निकली, ऑक्सीजन भी निकली, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनोन, असंख्य गैसें भी बाहर निकली। अब जब ये ग्रहण थे, इसके द्वारा 3 क्रियाएं स्पष्ट हो रही हैं। वायुमंडल का संगठन, उष्मा की उत्पत्ति, महासागरों का। तो चैम्बरलेन की ग्रहण परिकल्पना के अनुसार प्रारंभ से ब्रह्मांड में 2 तारे थे, एक सूर्य, दूसरा उसका साथी तारा। सूर्य जो कि आकार में छोटा था, साथी तारा आकार में क्या था, बड़ा था। जब साथी तारा सूर्य के पास में आया तो उसमें से असंख्य पदार्थ बाहर निकले और इन असंख्य पदार्थों को इसने क्या नाम दिया, ग्रहण नाम दिया। ये धीरे धीरे ये ग्रहणों आपस में चिपकते गए, आकार में बड़े होते गए और जब ये आकार में बड़े होते गए तो किसका निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। अर्थात ग्रहणों के संगठन के कारण से किसका निर्माण हो गया, ग्रहों का निर्माण हो गया। जब इसमें से ग्रहणों बाहर निकले तो इसमें से असंख्य पदार्थ भी बाहर निकले, अनेक गैसें बाहर निकली, धूल के कण बाहर निकले। तो गैसें बाहर निकली, जलवाष्प बाहर निकली और धूल के कण। जब ये वाले आपस में मिल गए तो आपस में मिलने के कारण से किसका निर्माण हो गया, वायुमंडल का निर्माण। तो इस सूर्य में से गैसें, जलवाष्प और धूल के कण बाहर निकलने के कारण से किसका निर्माण हो गया, वायुमंडल का निर्माण। दूसरी बात आती है उष्मा की उत्पत्ति। जब ये ग्रहण आपस में टकराने लगे तो इनके आपस में टकराने के कारण से ताप उत्पन्न हो गया और यही ताप उत्पन्न होने के कारण से किसकी उत्पत्ति हो गई, उष्मा की उत्पत्ति हो गई। यानी किससे उत्पन्न हुई,
ग्रहणों के टकराव से। तीसरी, महासागरों का निर्माण। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली, H2O क्या बन गया? जल बन गया। और जैसे इनका संघनन हुआ, कौन सी क्रिया के कारण से? जलवाष्प के संघनन। तो जलवाष्प के संघनन के कारण से ये जल ऊपर से धरातल के नीचे वाले भाग में आया, और नीचे वाले भाग में किसके रूप में आया? वर्षा के रूप में। और जब धरातलीय भाग पर वर्षा होने लगी तो नदियों के माध्यम से जल बहता हुआ समुद्र में पहुंच गया, अर्थात किसका निर्माण हो गया? महासागरों का निर्माण हो गया। तो क्या क्या हो गया? वायुमंडल भी बन गया, उष्मा की उत्पत्ति भी हो गई, और महासागरों का निर्माण भी हो गया। और किसका निर्माण हो गया? ग्रहों का निर्माण भी हो गया। तो ये थी चैम्बरलेन की ग्रहण परिकल्पना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।